2024 के लोकसभा चुनाव का सरगर्मी बढ़ चुका है। जितने भी नेतागण हैं अपने अपने क्षेत्र में निकल रहे हैं और दौड़ रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ जनवादी पार्टी के एक कैंडिडेट हैं, इनसे इनका परिचय लेंगे और चुनाव जीतेंगे तो क्या क्या इनका मुद्दा है, गांव में जब लोगों से मिल रहे हैं तो क्या क्या कह रहे हैं। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। बहुत धन्यवाद आपको जी, एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर रज्जू चौहान जी और घर नदौली पड़ता है जी और सोनघाट में अपनी दुकान भी है। जी। तो मैं यहाँ देवरिया लोकसभा से चुनाव लड़ने आ रहा हूँ। किस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं? जनवादी पार्टी, डॉक्टर संजय सिंह चौहान की पार्टी है। अच्छा, जनवादी पार्टी। जी तो जी। क्या लगता है इस बार आपको लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, संसद जाएंगे? जी, इस बार जनता ने निर्णय ले लिया है अच्छा कि गरीब तबके का लड़का भी अच्छा संसद बनना चाहता है और इस बार गरीब मजदूर संस्कृत समाज जितने दलित वर्ग हैं ये अब इस बार फॉर्च्यूनर, BMW और पाजेरो जैसी महंगी गाड़ियों से चलने वाले गुंडा माफियों का राज करने वाले लोगों को इस बार सत्ता से हटाना है और गांव के इस देवरिया जिले में पैदा हुआ कैंडिडेट डॉक्टर रज्जू चौहान को इस बार सदन भेजना है ताकि पता चल सके कि अन्य पार्टियां जैसे भाजपा से लेकर सपा तक अन्य पार्टियां हमेशा से ही बाहरी कैंडिडेट ला के लाती हैं। अभी आप देख रहे होंगे रमापत त्रिपाठी जो खैनी से चल के आए हैं। अच्छा। हमारे यहाँ के विधायक भी बाहरी हैं। अच्छा। अभी अखिलेश प्रताप सिंह को भी देख रहे हैं जो दिल्ली के रहने वाले हैं। रुद्रपुर से आगे यहाँ पे लड़ रहे हैं चुनाव, क्योंकि यहाँ पे उनको इस भौगोलिक दशा के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं वो बाहर से आके देवरिया में लड़ते हैं और देवरिया की पूरी आर्थिक स्थिति और भौगोलिक दृष्टि नहीं जान पाते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल है कि हर बार बैतालपुर के शुगर मिल को लेकर चुनाव होता है, मोदी जी भी आते हैं, कहते हैं कि इस बार शुगर मिल को चालू करवा देंगे। योगी जी भी आते हैं, कहते हैं कि शुगर मिल चालू करवा दूंगा। हर बार राजनीति होता है, लेकिन बाद में कहा जाता है कोर्ट में मामला टिका हुआ है। क्या आप चुनाव जीतेंगे तो शुगर मिल को चालू करवाने का काम करेंगे कि नहीं? जी जी, हम जो है यहाँ से हमारी भोली भाई जनता, हमारे गरीब शोषित समाज वंचित जो हमारे दलित मजदूर हैं, ये किसान भाई हैं। जब मुझे जिता के इनके आशा विश्वास बन गया जिताएंगे, हम जब संसद जाएंगे तो वहाँ पे इस कानून के लिए बहुत जबरदस्त जिक्र करेंगे, बहस करेंगे। उसके बाद नहीं कुछ होगा तो हम अनशन भी काम करेंगे ताकि चीनी मिल चालू हो सके और यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। जी, यानी कि चीनी मिल चालू करवा देंगे। जी, जी। देवरिया में बहुत सी समस्याएं हैं, जाम लग जाता है, लोग 2-2 घंटे 1-1 घंटे जाम में फंस जाते हैं। जब सुभाष चौक से चढ़ेंगे ऊपर ब्रिज में, जब जाएंगे कफिया रोड में, वहां भी चिरैया ढाला भी अनेकों प्रकार के ढालाओं पे समस्या होता है। तो क्या अंडरपास बनने का सुनिश्चित काम करेंगे कि नहीं चुनाव जीते? जी जी, मैं यहाँ का रहने वाला व्यक्ति हूँ। मैं दिन रात घूमता हूँ और यहाँ तक मोटरसाइकिल को भी पास करने में दिक्कतें होती हैं। तो जो ही मुझे पावर मिलेगा, यहाँ से जनता पावर देने के मूड में है दिया, तो मैं यहाँ पर रिंग रोड बनाते हुए यहाँ पूर्वा ढाले से बाईपास निकालते हुए और सीधा हम लेकर चले मुडेरा और वहाँ से पूरी जाम को ही बाहर कर देंगे ताकि यहाँ से समस्या जाम का निकल सके और लोगों की समस्या ना हो सके। गांव में जब आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों का क्या मत है? इस बार जो सरकार है उसको लाना चाहते हैं कि परिवर्तन करना चाहते हैं? जी, इस बार जनता इस मूड में है कि अब मोदी सरकार, भाजपा सरकार 5 किलो राशन में जो लोगों को गुमराह किया हुआ है, उनको खुद पता नहीं कि 5 किलो राशन से काम चलना नहीं है। हमारे घर के लोग बाहर जाते हैं, देशों विदेशों में जाते हैं, कमाते हैं। जब वहाँ से पैसा आता है तब हम जी खा पाते हैं। महंगी शिक्षा को हम 5 किलो राशन से पूरा नहीं कर पाते हैं। हम 5 किलो राशन से कुछ नहीं होगा, केवल हम बाहरी जब तक कमाई उसमें ऐड नहीं करते हैं तब तक नमक रोटी का बंदोबस्त नहीं हो पाता है और नहीं हमारा उससे आवास विकास हो पाता है। जी जी। मोदी जी बहुत से दावा करते हैं, कहते हैं कि 15 लाख रुपए सभी के खाते में आएगा। इस पे क्या कहना चाहते हैं? क्या गरीबों के खाते में 15 लाख रुपया आया कि नहीं आया? अब हर व्यक्ति इस बात को जान गए कि भारतीय जनता पार्टी के जो सरताज हैं, जो सबसे बड़े भ्रष्टाचार हैं, ये केवल कहते तो हैं कि 15 लाख रुपए देंगे, लेकिन आज 10 साल बीत गए, अभी किसी खाते में 15 लाख आया नहीं। केवल जुमलेबाजी करने के अलावा इनका काम है मदारी काम करना, जुमलेबाजी करके भोली जनता का वोट लेना और अपने सिकंजे में ले लेना। भले इनका विकास हो जाना, इसका चिंता उनको नहीं है। और डॉक्टर साहब, मैं देखता हूं कि आप जिस समाज से आते हैं, चौहान समाज से आते हैं, तो बहुत से चौहान लोग बीजेपी को वोट मारते हैं और जिताते भी हैं, चूंकि चौहानों की आबादी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और उन्हीं के कहीं ना कहीं वोटों से बीजेपी जीतती है। तो क्या लगता है कि
इस बार भी चौहान बीजेपी को ही वोट देगा, लेकिन बीजेपी तो उनको टिकट देती ही नहीं है। कोई भी पूरे लोकसभा का ले लिया जाए तो पूरे भारत में देखा जाए तो कहीं भी चौहानों को एक टिकट भी नहीं देती, इतना सा भी। तो क्या लगता है इस बार भी चौहानों का मत वही है, फिर जिताएंगे कि फिर परिवर्तन करेंगे? इस बार जनता चौहान समाज विशेष तौर से आज चूँकि आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी आज पहली बार लोकसभा के रूप में डॉक्टर जी चौहान को प्रत्याशी बनाया गया है जननायक पार्टी के माध्यम से। अन्य पार्टी किसी ने कभी इस उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीट 80 में से एक भी चौहानों को नहीं लाया और पूरे देश में चौहानों को इग्नोर करने का काम किया। इस बार जो मोदी जी का नारा है 400 पार, अब की बार 400 पार बीजेपी सरकार, क्या लगता है कि इस बार भी 400 पार होगी कि निस्तानाबूद हो जाएगी और यहाँ पे अन्य पार्टियाँ जीतेंगी चुनाव? इस बार तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है जी। और वो जीतने की पोजीशन नहीं है, केवल इतना भयभीत हो गई। इसके नारों से पता चलता है कि बहुत काफी भयभीत हैं और किसी भी तरीके से चुनाव जीतने के लिए जो नेता हैं उनको जेल में डाल रहे हैं, ईडी सीडी लगा कर धमका रही है ताकि बहुत पर्चे खारिज करा रहे हैं। ये देखने को मिल रहा है, इससे पता चल रहा है कि केवल बोल रहे हैं कि 400 पार, लेकिन सच में यह चुनाव हार रहे हैं और इस बार 150 पार का वही बहुत काफ़ी है। तो मान लीजिए डॉक्टर रज्जू चौहान जी, आप जाते हैं नॉमिनेशन भरने और बाद में पता चलता है कि आपका पर्चा खारिज हो गया, तब क्या करेंगे? अब इसके लिए हम कोशिश करेंगे, हम इलेक्शन कमीशन से लड़ेंगे ताकि मेरे पर्चे को वैलिड कराया जाए। तो बहुत से देखा जा रहा है कि मोदी जी, अमित शाह जी ईडी और सीबीआई के दम पे और बल पे और विपक्षी दल के नेताओं को सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को, फिर झारखंड में हेमंत सोरेन जी को। तो क्या लगता है कि ऐसे करना उचित है कि अनुचित है? देखिए, यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति के बोलने की आज़ादी है, इसी को स्वतंत्रता कहते हैं। लेकिन भाजपा सरकार आई है तो बोलने पर भी पाबंदी लगा दी है, आपके एक्टिविटी पर भी लगाम लगा दी है। आप कुछ बोलिए नहीं, केवल मुक्त दर्शक होकर देखते रहिए, चाहे वो करें, हम कुछ बोले नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है। यह इसका मतलब साफ है कि लोकतंत्र खत्म है, केवल कहना केवल बाकी है कि हम संविधान खत्म करने वाले हैं। लग रहा है कि वो अभी से ही संविधान के कानून को निष्क्रिय कर दिए हैं। चाहे जो भी कुछ घटना होगा वो संविधान कोई मतलब नहीं होगा, केवल इनकी राजमंदी, इनकी शासन, इनका तानाशाही होगा। इनके बातों से कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद।